गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। तो बेटा अपन अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 132। चैप्टर अपना चल रहा था बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया। उसमें अपन ने बेटा लास्ट लेक्चर तक मैंने स्टेज 1 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आपको बोला था क्वेश्चन सॉल्व करके रखना। जैसे जैसे टाइम मिलेगा अपन और क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है बेटा? तो बेटा अपन आज लेक्चर नंबर 132 में अपना पढ़ेंगे तुल्यांकी भार, तत्व का या पदार्थ का। जो बेटा मोल में भी पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो उसी चीजों को बेटा अपन यहाँ पे रिपीट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक देखना है। तो बेटा अपना यहाँ पे आज टॉपिक क्या है बेटा? तुल्यांकी भार की गणना। ठीक है बेटा, तुल्यांकी भार की गणना। बेटा इसमें अपन अलग अलग केस के लिए बात करेंगे। जैसे आपको याद हो तो मोल वाले में अपन ने बात की थी तत्व की, आयन की, यौगिक की, अम्ल की, क्षार की, ऑक्सीकारक की, अपचायक की। वैसे ही यहाँ पे बात करेंगे बेटा, लेकिन यहाँ पे उन सब की बात नहीं करके तुल्यांकी भार का बेटा फॉर्मूला सेम रहेगा कि तत्व या यौगिक होगा तो परमाणु भार या अणु भार बटा n फैक्टर, यहाँ बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पे अपन उन सब की बात नहीं करके एक तो अम्ल के लिए बात करेंगे, एक क्षार के लिए बात करेंगे, एक ऑक्सीकारक के लिए बात करेंगे, एक अपचायक के लिए बात करेंगे, एक अभिक्रिया के लिए बात करेंगे, एक विषम अनुपातन अभिक्रिया के लिए बात करेंगे। इन 5-6 चीजों के लिए बात करेंगे कि इनमें तुल्यांकी भार की गणना बेटा कैसे की जा सकती है। समझ में आती है बेटा? तो इसको एक बार मैं स्टार्ट करता हूं। इसमें बेटा अपन फर्स्ट देख रहे हैं अम्ल के लिए, अम्ल हेतु। तो देखिएगा बेटा इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा तुल्यांकी भार इज इक्वल टू, अब बेटा अम्ल की बात कर रहे हैं, अम्ल के लिए आएगा अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बटा n फैक्टर। अब ये n फैक्टर बेटा अम्ल की क्षारकता भी हो सकती है या त्यागे गए H+ आयनों की संख्या भी हो सकती है। तो यहां लिखा मैंने n फैक्टर। तो बेटा ये अपना तुल्यांकी भार का फॉर्मूला आया। किसके लिए फॉर्मूला आया बेटा? ये अम्ल के लिए बात कर रहे हैं। और यहाँ पे n फैक्टर में क्या बोल सकता हूँ? n फैक्टर आपका हो जाएगा बेटा अम्ल की क्षारकता, जिस अम्ल की बात कर रहे हैं अम्ल की क्षारकता या त्यागे गए H+ की संख्या। क्योंकि याद हो आपको तो अभिक्रिया में मैंने बोला था कि अम्ल यदि किसी क्षार से अभिक्रिया कर रहा है फिर n फैक्टर निकालना है, तो हम बेटा कैसे चेक करते हैं कि कितने अम्ल के कितने H उदासीन हुए हैं क्षार के साथ, वो उसका n फैक्टर होगा। इनके एग्जाम्पल बता देता हूं जिससे थोड़ा फंडा क्लियर हो जाएगा। बेटा एग्जाम्पल देखिएगा, ये अम्ल की बात कर रहा हूं, ये उसके तुल्यांकी भार की बात कर रहा हूं और ये उसके n फैक्टर की बात कर रहा हूं। डन बेटा? तो देखते हैं, देखिए इसमें उदाहरण एक देखा मैंने अम्ल, मान लीजिए HCl। तुल्यांकी भार क्या होगा? अणु भार बटा n फैक्टर, तो 36.5 बटा n फैक्टर 1, तो यही रहेगा 36.5। n फैक्टर कितना आ गया? 1 आ गया। सेकंड मैंने देख लिया बेटा H2SO4 मान लीजिए, तो H2SO4 की बात करूं तो 98 होता है अणु भार, n फैक्टर 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 49। इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन साथ में इन 3 का आपको याद रखने के लिए बोला था। क्या बोला था? S3PO4, S3PO3, S3PO2, इनके n फैक्टर आपको रटे हुए होने चाहिए। इसका 3, इसका 2, इसका 1। वैसे डायरेक्ट तो ये होगा, लेकिन बेटा अभिक्रिया की बात कर ले तो अभिक्रिया में अम्ल के कितने H उदासीन हो रहे हैं या कितने H प्रतिस्थापित हो रहे हैं, वो n फैक्टर कहलाएगा। याद आ गया? अब बेटा ऐसे ही आप S3PO4 का भी निकाल सकते हो, S3PO3 का भी निकाल सकते हो, S3PO2 का भी निकाल सकते हो। क्या होगा फॉर्मूला? अणु भार बटे n फैक्टर। तो अणु भार बटा n फैक्टर आपको पता है। तो जैसे मान लीजिए S3PO4 की बात करूं बेटा मैं, तो यहाँ पे S3PO4 की बात करें तो ये तो 98 ही होता है इसका, क्योंकि फास्फोरस का 31, 31 3 34, 98, n फैक्टर 3 आ गया, तो 3 3 9, 3 दूना 6 और 3 6 18, इसका तो ये आ गया। S3PO3 की बात करूं तो 16 32 16 3 48, 48 और 3 51, 51 और 31 की बात करूं तो कितना हो गया? 82। तो ये आ गया 82 बटा 2, ये आ गया 41।
H3PO2 की बात करूं तो 16 दूना 32, तो 16 दूना 32, 32 और 31 कितना आ जाएगा, 32 और 31 हो जाएगा बेटा 63, सही बात है। 63 और 3 कितना हो जाएगा 66, 66 बटा 1, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 66। तो याद रखें अम्ल के लिए तुल्यांकी भार की जब भी बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होगा, जिस भी अम्ल की बात करेंगे उसकी क्षारकता, या अभिक्रिया के केस की बात करेंगे तो अभिक्रिया में अम्ल के कितने H प्रतिस्थापित हो रहे हैं, जो हमने मोल में देखा था। समझ में आ गई बात। और ये 3 केस या इंपॉर्टेंट है, इनके एन फैक्टर याद रखें 3, 2, 1। समझ में आती है बात बेटा। तो ये हमने बेटा बात की अम्ल के तुल्यांकी भार की, कि किस तरीके से बेटा हम अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। समझ में आती है क्या बात। चलो बेटा आगे आगे देखते हैं। इसके बाद रफ करता हूं इसको। अम्ल के बाद बेटा अपन नेक्स्ट बात करेंगे क्षार के लिए। ये सब रिपीट चलेगा अब बेटा, जो आपने पढ़ा था कहां पे, मोल वाले में। याद करो मोल वाले में तुल्यांकी भार पढ़ा था, जहां पे अपने बेटा तत्व का भी, आयन का भी, यौगिक का भी, ऑक्सीकारक, अपचायक, अम्ल, क्षार सबके निकाल के आए थे। तो बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे किसकी बात करेंगे बेटा, क्षार की। तो सेकंड लिख दिया हमने क्षार के लिए तुल्यांकी भार। तो क्षार हेतु बात करें बेटा, तो क्षार का तुल्यांकी भार क्या होगा, क्षार का अणु भार बटा एन फैक्टर। तो एन फैक्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षार के लिए एन फैक्टर हो जाता है बेटा क्या, अम्ल की तो होती है क्षारकता और क्षार की होती है अम्लीयता। क्षार की क्या होती है, अम्लीयता। कितने OH माइनस दे सकता है। समझ में आ गई बात। अम्ल के लिए तो H प्लस की बात करते हैं और क्षार के लिए OH माइनस की संख्या की बात करते हैं। जितने OH माइनस का स्थानांतरण हो रहा है वो उस क्षार के लिए एन फैक्टर हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें उदाहरण, जैसे मैं बेटा बात करूं, मैंने बोला NaOH, तो इसके तुल्यांकी भार की बात करूं मैं, तो देखिएगा क्या होगा तुल्यांकी भार, अणु भार बटे एन फैक्टर। तो इसका अणु भार कितना होता है बेटा 40, एन फैक्टर 1, तो कितना आ गया 40। फिर मैंने बात की बेटा MgOH का ट्वाइस, इसके लिए बात करूं तो बेटा 16 और 1 17 दूना 34, 34 और 24 कितना हो जाएगा बेटा 58 हो जाएगा। तो इधर यदि अपन बेटा बात कर लें कितना आएगा 58 बटे 2, 29 आ जाएगा। भाई Mg का 24 होता है और 16 और 1 17, तो 17 दूना 34, 34 और 24 कितना हो जाएगा बेटा 58 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए बेटा मैंने और बात कर ली, इसमें बात कर ली बेटा मैंने KOH, इस पर कितना हो जाएगा 39 और 1 40, 40 16 56, 56 बटा 1, इसका 56 आ जाएगा। और आपके मॉड्यूल में एग्जाम्पल दे रखे हैं तो उनको भी देख लो। मान लीजिए दे रखा है CaOH का ट्वाइस, तो बेटा इसका अणुभार कितना आ जाएगा, इसका अणुभार आ जाएगा आपके पास बेटा कितना 74 और एन फैक्टर हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 37। तो बेटा ये हमने किसके लिए बात कर ली, क्षार के लिए। समझ में आ गई बात। तो बेटा अम्ल का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार, या ऑक्सीकारक का या अपचायक का तुल्यांकी भार बेटा कहीं भी बात हो तो फॉर्मूला हमेशा अपने पास एक ही लगता है, क्या, अणु भार बटे एन फैक्टर या परमाणु भार बटे एन फैक्टर। अणु की बात कर रहे हैं जब तो अणु भार बटे एन फैक्टर, और परमाणु की बात कर रहे हैं तो परमाणु भार बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, अम्ल के लिए बात करते हैं तो अम्ल की क्षारकता, या अभिक्रिया में बात करें तो कितने H प्लस प्रतिस्थापित हुए हैं। क्षार की बात करेंगे तो OH माइनस आयन की संख्या या क्षार की अम्लीयता की बात होगी। तो इस तरीके से बेटा हमने तुल्यांकी भार देखा, किस किस के लिए देख लिया, अम्ल के लिए देख लिया, क्षार के लिए देख लिया। अब बेटा अपना जो चैप्टर चल रहा है रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया में हमने किस किस की बात की थी, ऑक्सीकारक, अपचायक, तो वो अपने पास मेन रहेंगे। उनका कैसे निकालते हैं इसकी बात कर लेते। रफ करूं बेटा इनको, फिर आपको इनके क्वेश्चंस भी करवा देंगे जिससे आपकी अच्छे से बेटा प्रैक्टिस हो जाए। आगे देखिएगा बेटा, इसके बाद आपसे बात कर रहा है
ऑक्सीकारक के लिए, फिर बात करेगा बेटा अपचायक के लिए, फिर बात करेगा बेटा आपसे अभिक्रिया के लिए। कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया दे रखी है, तो अभिक्रिया में हम बेटा कैसे तुल्यांकी भार चेक करते हैं, तो एक बेटा अभिक्रिया के लिए भी बता देता हूं। तो बेटा ये चीज थोड़ा ध्यान से समझे, इंपॉर्टेंट है। बेटा मान लीजिए मैंने आपको बोला N2 चेंज इनटू NH3, और मुझे बेटा इसमें दोनों का तुल्यांकी भार निकालना है, इसका भी और इसका भी। आराम से समझना, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बेटा इसके ऊपर ऑक्सीकरण अंक 0, इसके ऊपर ऑक्सीकरण अंक -3, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बेटा इसका तुल्यांकी भार देखो, तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणु भार बटे एन फैक्टर। तो मैंने बोला अणु भार बटे एन फैक्टर। अणु भार कितना है इसका, इसकी बात करूं तो अणु भार आपको पता लग गया N2 का 28। एन फैक्टर कितना है देखते हैं। ऐसे इधर बात करूं, तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणु भार बटे एन फैक्टर। अणु भार कितना है बेटा इसका 14 और 3 17। एन फैक्टर देखते हैं। बेटा जिसका एन फैक्टर देखना है उसकी बात की जाती है। मैं इसके लिए एन फैक्टर देख रहा हूं, तो यहां से स्टार्ट करूं, 0 से -3 कहां जा रहा है बेटा, ये 0 से -3 कितने का अंतर हुआ, 3 का अंतर हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का। इसके एन फैक्टर की बात कर रहा हूं, तो कितने परमाणु हैं 2, तो 3 दूना कितना आया 6 इलेक्ट्रॉन, तो 28/6। समझ में आ गई बात। आगे देखिए, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, कितना आएगा बेटा, तुल्यांकी भार बटे अणु भार बटे एन। अणु भार इसका 17, इसके एन फैक्टर की बात कर रहा हूं, तो अब यहां से स्टार्ट करो, -3 से 0 कितने का अंतर 3 का। कितने परमाणु नाइट्रोजन के 1, तो टोटल कितना आया 3 इलेक्ट्रॉन। फर्क समझ में आया, दोबारा समझिए। इसकी बात की तो एन फैक्टर इसके लिए देखा, तो इसके लिए कितना आया 3 इलेक्ट्रॉन था, 2 परमाणु थे, तो 6 का आया, 6 आ गया। इसके तुल्यांकी भार की बात की तो इसका एन फैक्टर देखेंगे, -3 से 0 कितने का अंतर 3 का, तो एन फैक्टर एक ही परमाणु है, 3 × 1 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। तो एक ही अभिक्रिया में एन फैक्टर अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग होगा। लेकिन मैं यदि आपसे पूछ लूं पूरी अभिक्रिया के लिए, मैंने आपको सिंपल दिया N2 बदल रहा है NH3 में, एन फैक्टर बताओ, कुछ भी नहीं बोला, तो हमेशा अभिकारक का एन फैक्टर बताया जाएगा। वो कितना होगा बेटा 6। मैंने आपको बोला अभिक्रिया N2 बदल रही है NH3 में, अभिक्रिया का एन फैक्टर बताओ, आप बोलोगे 6। मैंने बोला N2 का बताओ 6, NH3 का बताओ 3। फंडा समझ में आ गया किस तरीके से पता करना है। तो बेटा इस तरीके से अपन अभिक्रिया में एन फैक्टर की बात करते हैं। क्लियर है। एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको जिससे प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। मैंने बात की बेटा P4 बदल रहा है PH3 में, समझना बेटा। इसके लिए तुल्यांकी भार की बात कर रहा हूं, तो तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणु भार बटे एन फैक्टर। इसका अणु भार कितना होगा, एक फास्फोरस का 31, तो 3 का कितना होगा 124 बटा एन फैक्टर। और ऐसे इसकी बात करूं, तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणु भार बटे एन फैक्टर, 31 और 3 34 बटा एन फैक्टर। तो अब बेटा दोनों के एन फैक्टर की बात करूं कितना कितना है, तो समझिएगा। इसके एन फैक्टर की बात कर रहा हूं, 0 से -3 में जा रहा है। किसमें जा रहा है 0 से -3। कितना अंतर हुआ बेटा 3 इलेक्ट्रॉन का अंतर हुआ 0 से -3। कितने परमाणु है 4, तो 3 चौक 12। समझ में आ गई बात। इधर देखो बेटा -3 से 0 में जा रहा है, कितने का अंतर 3 इलेक्ट्रॉन का, कितने परमाणु 1, तो कितना आएगा 3। फर्क समझ में आ गया। दोबारा देख लीजिए, इसका एन फैक्टर 0 से -3, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज, कितने परमाणु 4, तो 12 आया। इसका एन फैक्टर -3 से 0, कितने का अंतर 3 इलेक्ट्रॉन का, कितने परमाणु 1, तो कितना अंतर आया 3 आया। और मैं इस अभिक्रिया के लिए बात कर ले रहा, तो अभिक्रिया का कितना एन फैक्टर है 12। जो अभिकारक का है वही अभिक्रिया का होगा। समझ में आ गई बात।
तो बेटा इस तरीके से हमने एन फैक्टर निकालना देखा, किस किस के लिए देख लिया, अम्ल के लिए देख लिया, क्षार के लिए देख लिया, कोई अभिक्रिया दी है तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लिया। क्लियर हो गया बेटा? चलूं आगे। अब इसके बाद बेटा अपन बात करेंगे आगे ऑक्सीकारक का कैसे देखते हैं, अपचायक का कैसे देखते हैं, या जो इंपॉर्टेंट पदार्थ है उनका हम बेटा किस तरीके से देख सकते हैं। डन बेटा? तो बेटा आपके मॉड्यूल में जैसा बताया है उससे थोड़ा सा हटके ट्रिक के फॉर्म में बताऊंगा, जिससे बेटा आप लोगों को दिक्कत नहीं आए, डायरेक्ट हो जाए, है ना? देखते हैं, देखिए कैसे। तुल्यांकी भार के बेटा बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, अब बेटा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, अपने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें करके देख लिए हैं बेटा। अब बेटा इसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीकारक और अपचायक के तुल्यांकी भार की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकी भार। बेटा तुल्यांकी भार का फॉर्मूला वो ही होगा क्या? तुल्यांकी भार का फॉर्मूला कि ऑक्सीकारक या अपचायक जो भी है उसका अणुभार बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होंगे बेटा? एक अणु या एक मोल के द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके एन फैक्टर को बेटा बताएगी। समझ में आ गई बात? तो बेटा इधर हमने तुल्यांकी भार का क्या फॉर्मूला बोला? अणुभार जो भी होगा ऑक्सीकारक या अपचायक बटा एक मोल द्वारा त्यागे या ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? तो बेटा ऑक्सीकारक अपचायक का फॉर्मूला तुल्यांकी भार का कि ऑक्सीकारक अपचायक का अणुभार बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या हो सकता है? एक मोल द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आ गई बात? चलूं आगे बेटा। तो इसमें बेटा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। उसमें सबसे पहला ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आ रहा है बेटा, उसकी बात कर रहा हूं, जो आपको बेटा याद रखना है। बेटा जब भी हम KMnO4 की बात करेंगे कि KMnO4 किस किस में बदल सकता है, उसका ऑक्सीकरण अपचयन कैसे देखते हैं, तो देखिएगा KMnO4 का तुल्यांकी भार। बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखें भाई, और जरूर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि हर बार बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो बेटा KMnO4 में Mn कौन से ऑक्सीकरण अंक में है? +7 में, 7 में है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं MnO4 माइनस, भाई K तो फिक्स है, चेंज करेगा ही नहीं, और जिसका ऑक्सीकरण अंक नहीं बदलता उसको हटा दो। तो इस पे प्लस है तो टोटल पे क्या छोड़ जाएगा? माइनस। तो KMnO4 बोलो, इसे पोटेशियम परमैंगनेट या परमैंगनेट आयन एक ही बात है। Mn पे कितना होता है? +7। इसको देखो बेटा, Mn बेटा 3 प्रकार से ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करता है। कौन कौन से ऑक्सीकरण अंक देखिएगा बेटा। एक तो अपन बात करते हैं अम्लीय माध्यम में, कि अम्लीय माध्यम में क्या करेगा। एक अपन बात करते हैं बेटा क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में क्या करेगा। एक बेटा अपन बात करते हैं उदासीन माध्यम या दुर्बल क्षारीय, उदासीन या दुर्बल क्षारीय, इसे बेटा प्रबल क्षारीय बोल देते हैं। तो बेटा इसमें N जो कन्वर्ट होता है MnO4 माइनस, याद रखें अम्लीय माध्यम में बेटा किस में जाके कन्वर्ट होता है? ये Mn+2 में। अम्लीय माध्यम में कहाँ जाके कन्वर्ट होता है बेटा? ये Mn+2 में जाके बदल जाता है, जिससे हमारे को इजीली पता लगता है। क्षारीय माध्यम में बेटा ये जाता है MnO4 -2 में। MnO4 -2 इसका मतलब Mn+6 में आ जाता है। उदासीन माध्यम में बेटा ये जाता है MnO2 में, MnO2 मतलब ये +4 में चला जाता है। तो बेटा एन फैक्टर देखो इनके अकॉर्डिंग कैसे बदल रहे हैं, वो बात कर रहा हूं बेटा। एन फैक्टर आपको पता होने चाहिए बेटा। अम्लीय माध्यम में 7 से 2 में गया तो एन फैक्टर कितना आया? 5, रटा हुआ होना चाहिए, बताएगा नहीं। पोटेशियम परमैंगनेट या परमैंगनेट आयन का अम्लीय माध्यम में एन फैक्टर कितना होता है? 5। क्षारीय माध्यम में 7 से किस में गया? 6,
एन फैक्टर कितना आया 1। उदासीन माध्यम या दुर्बल क्षारीय में 7 से कितने में आया 4, एन फैक्टर कितना हो गया 3। समझ में आ गई बात। तो पोटेशियम परमैंगनेट या परमैंगनेट आयन अम्लीय माध्यम में एन फैक्टर 5 रखता है, क्षारीय माध्यम में एन फैक्टर 1 रखता है, जबकि उदासीन माध्यम में एन फैक्टर आपका कितना रखता है बेटा 3 रखता है। तो समझ में आती है नहीं आती बात। चलूं आगे, क्लियर है। ये आपको बेटा रटा हुआ होना चाहिए कि MnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट या MnO4 माइनस मतलब परमैंगनेट आयन, इनका आपके पास एन फैक्टर रटा हुआ होना चाहिए। अम्लीय माध्यम में 5, क्षारीय माध्यम में 1, उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में 3। अम्लीय माध्यम में +2 में जाता है, क्षारीय माध्यम में +6 में जाता है, उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में 3 में जाता है। बेटा अब आप पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकीय भार निकाल सकते हो। अणु भार बटा एन फैक्टर कितना 5, अणु भार बटे एन फैक्टर कितना 1, अणु भार बटे एन फैक्टर कितना 3। जिसमें भी आपसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग अणु भार बटा एन फैक्टर कर लोगे। समझ में आ गई बात। चलूं आगे। ऐसे ही बेटा अपन देखते हैं K2Cr2O7 का, कि K2Cr2O7 का कैसे निकाला जाता है। दिक्कत आती है एन फैक्टर में, बाकी अणु भार तो आप पता कर ही लोगे। एन फैक्टर आपको समझ में आ गया तो इजीली हो सकता है। तो देखिएगा क्या, K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार। तो बेटा याद रखें K2Cr2O7 चाहे अम्लीय माध्यम हो चाहे क्षारीय माध्यम हो, हमेशा किस में बदलता है। देखो वही फिर से बात, K फिक्स है, चेंज नहीं होगा। एक K पे +1 होता है तो 2 पे +2, तो +2 हटेगा तो -2 छोड़ के जाएगा। तो Cr2O7 -2 हमेशा किस में जाता है बेटा 2Cr+3, मतलब बोले तो Cr+3 में जाता है। इधर बेटा यदि मैं एन फैक्टर की बात करूं तो इस पे तो बेटा आता है +6, इस पे बेटा आता है +3, तो एन फैक्टर कितना चेंज होगा। देखो 6 से 3 में गया, 3 का चेंज आया। अभिक्रिया के लिए बात कर रहा हूँ, याद रखें। इसके लिए नहीं बात कर रहा, अभिक्रिया के लिए बात कर रहा हूँ। और मैंने बताया था अभिक्रिया का एन फैक्टर वही होता है जो अभिकारक का होगा। तो बेटा 6 से 3 में जा रहा है तो 3 का चेंज, कितने परमाणु 2, तो 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। तो K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार की बात करें तो देखो K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार क्या होगा। तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणु भार बटा एन फैक्टर, और K2Cr2O7 का बेटा अणु भार कितना होता है बेटा, इसका अणु भार होता है 294.2। ठीक है, राइट यदि बात करें तो जो भी एग्जैक्ट आएगा तो 294.2। तो बेटा इसका अणु भार आ जाएगा बटा एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना ले लोगे आप 6। इसका अणु भार आप निकाल सकते हो। क्रोमियम का 52 होता है, इसका 39 होता है, इसका 16 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो बेटा लगभग 292 समथिंग कुछ आ रहा है। तो बेटा वो आप चेक कर लोगे कितना आ रहा है। ठीक है, तो बेटा इनका एन फैक्टर समझ में आया। हमने किस किस का देख लिया, KMnO4 का देख लिया, K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसे क्या बोलेंगे डाइक्रोमेट आयन। इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसे क्या बोलेंगे परमैंगनेट आयन। बेटा आपके मॉड्यूल में अलग अलग मेथड दे रखे हैं, लेकिन ये सिंपल मेथड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये याद है तो अपना काम इजीली बेटा हो जाएगा। समझ में आती है बात। और 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं जो फिक्स हैं और इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। बेटा इसके बाद अपन बात कर लेते हैं ऑक्जेलेट आयन का, या बात करें ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का देख लेते हैं। आपका फेरस अमोनियम सल्फेट हो गया, जिसे मोहर लवण बोलते हैं, उसका देखेंगे। इन सब के 1 बाय 1 देखते चलते हैं। फॉर्मूला सब में बेटा यही चलेगा, अणुभार बटा एन फैक्टर। तो बेटा जैसे ऑक्जेलिक अम्ल की बात की है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का देख लेते हैं एक बार। बेटा ये याद रखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब तक आपको ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में नहीं बताया है
तो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला आप लोग क्या लेते हो, H2C2O4.2H2। चाहे इसे जलयोजित ऑक्जेलिक अम्ल बोलो चाहे ऑक्जेलिक अम्ल बोलो, एक ही बात है। डन। इसके एन फैक्टर की बात करें बेटा तो देखो कैसे निकलता है, C2O4-2 इसमें CO2 में चला जाता है। डन। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीकरण अंक में कैसे परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे ये है बेटा +4 में, बेटा ये है आपका +3। ठीक है, तो यहाँ से यदि चेक करें बेटा तो 3 से 4 एन फैक्टर कितना बदल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, कितने परमाणु है, 2, तो कितना आएगा, एन फैक्टर 2 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे मैं ऑक्जेलिक अम्ल की बात करूं तो मैंने क्या बोला, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा एन फैक्टर। अणु भार कितना है इसका, तो 2 + 12 दूना 24, 26 और 64 98, 26 और 64 कितने होंगे भाई, 90 और 36 126। एन फैक्टर हमें पता लग गया है कितना है बेटा, 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 63। तो कोई आपसे ऑक्जेलिक अम्ल का यदि पूछ ले तो आप कितना बताओगे बेटा, इसका आप डायरेक्ट बोल दोगे कितना है, 63 है तुल्यांकी भार। एन फैक्टर कितना आया, 2। तो आपको एन फैक्टर बेटा इसका याद रखना है कितना आता है। चलूं आगे। नेक्स्ट बेटा ऐसे ही अपन ने बात कर ली है मोहर लवण या फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे बेटा क्या कहते हैं अपन, मोहोल लवण। फेरस अमोनियम सल्फेट बोल दूं या मोहोल लवण। फॉर्मूला FeSO4 NH4 का 2SO4.6H2, इसे बोला जाता है बेटा मोहर लवण। तो इसके तुल्यांकी भार की बात करूं तो देखिएगा, तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणु भार बटा एन फैक्टर। अणु भार बेटा इसका होता है 392, आप कैलकुलेट कर सकते हो। मोहर लवण याद करना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायरेक्ट। तो बेटा अब इसके एन फैक्टर की बात करूं तो बेटा इसमें हमेशा याद रखें, मोहर लवण में हमेशा Fe+2 Fe+3 में जाता है। तो इसके लिए एन फैक्टर हमेशा कितना आ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। इसलिए मोहर लवण का तुल्यांकी भार हमेशा कितना होता है, उसके अणु भार के बराबर, अर्थात 392। अर्थात मोहर लवण या फेरस अमोनियम सल्फेट का हमेशा एन फैक्टर कितना लिया जाता है बेटा, 1 लिया जाता है। समझ में आ गई बात। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, पोटेशियम परमैंगनेट बताया जिसमें अम्लीय क्षारीय उदासीन माध्यम बताया, फिर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात की, फिर बेटा ऑक्जेलिक अम्ल की बात की, फिर बेटा हमने फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर लवण की बात की। आगे और देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल। ये जो बता रहा हूं ये याद रखें भाई, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जब भी बेटा आपको ऑक्जेलिक अम्ल बोले या जल योजित ऑक्जेलिक अम्ल बोले, एक ही बात होगी, ध्यान रखें। और कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं बेटा, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। जस्ट ये प्रैक्टिस करवाने के लिए करवा रहे हैं बेटा, बाकी सारी चीजें सेम है जो आपने पहले पढ़ी है बेटा, उसी तरीके से चलेंगे। बेटा आप सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसमें अपन, विषम अनुपातन अभिक्रिया के लिए एन फैक्टर की बात कर लेते हैं बेटा। तो देखिएगा नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विषम अनुपातन अभिक्रिया के लिए एन फैक्टर। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें कैसे निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए। इस पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। बेटा जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला एक क्वेश्चन देखो, Br2 चेंज हो रहा है,
Br माइनस प्लस BrO3 माइनस, और इस अभिक्रिया में मैंने पूछ लिया Br2 का तुल्यांकी भार। तो आपने क्या बोला, तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणुभार बटे एन फैक्टर होगा। लेकिन ये विषम अनुपातन अभिक्रिया है बेटा, ये 0 से -1 में भी जा रही है, 0 से इधर भी जा रही है। इस पे ऑक्सीकरण अंक कितना आ जाएगा बेटा, +5, ये आप निकाल सकते हैं। x प्लस 3 ऑक्सीजन, एक पे -2, टोटल पे -1, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, +5। तो बेटा आपने बोला 0 से -1, इसके लिए देख रहा हूं एन फैक्टर क्या बोला, 1, 0 से कितना है -1, 1 इलेक्ट्रॉन, कितने परमाणु, 2, तो कितना आया 2। इसका चेक किया 0 से +5, तो कितना आया 5 इलेक्ट्रॉन, कितने परमाणु, 2, तो कितना आया 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने इसमें Br2 के लिए बात कर ली, अणुभार मान लिया कितना, माना अणुभार m, तो इसका Br2 का तुल्यांकी भार इसके रिस्पेक्ट में m/2 प्लस इसके रिस्पेक्ट में m/10। बोलो समझ में आती है क्या बात। अब यहां से बेटा आप सॉल्व कर लोगे, एलसीएम ले लोगे, तो 6m/10, या अपन बात करें तो कितना आ जाएगा 3/5m। बोलो बेटा समझ में आती है नहीं आती बात, अरे बोलो आ गई बात बेटा। तो इस तरीके से बेटा आपने अणुभार निकाला किसका, सॉरी तुल्यांकी भार निकाला किसका, Br2 का, कि Br2 का किस तरीके से तुल्यांकी भार आप निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात, चलूं आगे बेटा। हाँ जी, ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लो, डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, विषमानुपातन अभिक्रिया का। मान लीजिए मैंने बोला P4 बदल रहा है आपका PH3 प्लस H2PO2 माइनस, और मेरे को निकालना है P4 का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, अणुभार बटे एन फैक्टर। और आपको पता है P4 की बात करूं तो अणुभार कितना है इसका, इसका आपने अणुभार बता दिया, 4 फास्फोरस, 1 का 31, तो 4 एकम 4, 4 × 3 = 12, 164, सॉरी 124 है। देखो एन फैक्टर कैसे लिख लेगा, दोनों के लिए अलग अलग लिख लेगा, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक कितना है, -3, यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा बेटा, 2 - 4 -2, 2 - 1 +1। तो बेटा 0 से -3 जा रहा है, तो एन फैक्टर 3 इलेक्ट्रॉन, कितने परमाणु, 4, तो कितना आया 12 इलेक्ट्रॉन। 0 से +1 जा रहा है, तो एन फैक्टर 1 इलेक्ट्रॉन, कितने परमाणु, 4, तो कितना आया 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। तो इसके लिए यदि अपन बात करें तुल्यांकी भार P4, तो आपने बोला अणुभार बटा एन फैक्टर प्लस अणुभार बटा एन फैक्टर। समझ में आ गई बात। इस तरीके से बेटा आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो बेटा यहाँ से एक बार अणुभार आप मान लीजिए, ये m मान लो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ये m और ये m। तो आपने यहाँ से 12 एलसीएम लिया, तो m + 3m 4m बटा 12, ये m/, कितना आ गया 3, और m/3 का मतलब m कितना है 124, 124 बटा 3, यहाँ से सॉल्व कर लो, 3 × 4 = 12, 3 एकम 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, तो ये आ जाएगा 41.33। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा। चलो आगे। तो इस तरीके से बेटा आपको इसका विषम अनुपातन अभिक्रिया के लिए निकालना सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से निकाला जा रहा है। समझ में आ गई बात। चलो आगे, ये किसके लिए था, विषम अनुपातन अभिक्रिया में तुल्यांकी भार। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं आगे, रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार की बात की थी अपन ने, कौन से प्रकार की बात की है वो और देख लेते हैं। अंतःअणुक अभिक्रिया के लिए और देख लेते हैं, इसे रफ कर दूं बेटा। विषम अनुपातन का क्लियर हो गया, दोनों का एन फैक्टर अलग अलग इस तरीके से लिख लेगा। एक और देख लीजिए, क्लियर हुआ फंडा क्या कर रहे हैं
बेटा कॉमन मेथड है, ये आपको ध्यान रखने, इजीली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा ऐसे ही लास्ट, अंतः अणुक या विघटन अभिक्रिया में तुल्यांकी भार। तो बेटा इसके भी एग्जांपल बता देते हैं आपको एक दो। जैसे मान लीजिए बेटा अपन ने इसमें बात की, आपका है AS2S3, क्या क्या बना रहा है देखो, आपका बना रहा है AS+5 SO4-2, और मैंने पूछ लिया इसका। तो अंतः अणुक अभिक्रिया क्या होती है बेटा, जिसमें एक ही यौगिक के एक तत्व का तो ऑक्सीकरण हो और एक तत्व का अपचयन। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पे AS पे ऑक्सीकरण अंक +3, सल्फर पे -2, यहाँ पे AS पे +5 डायरेक्ट दे दिया, सल्फर पे आप निकालोगे तो +6 आएगा। तो बेटा सल्फर कितने में चेंज हो रहा है देखो, एन फैक्टर -2 से 6, तो कितने का अंतर हुआ, 8 का, -2 से 0 और 0 से 6, 8 का। कितने परमाणु, 3, तो 8 दिया 24। AS कितने में चेंज हो रहा है देखो, 3 से 5, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने परमाणु, 2, कितना है, 4। तो अपन यदि इसके लिए चेक करें तो टोटल अणुभार, इसका पूरे का अणुभार मान लो कितना है, तो AS2S3 का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार कितना बोलोगे आप, अणुभार बटा एन फैक्टर, एन फैक्टर दोनों का टोटल हो जाएगा। तो आपने बोला अणुभार बटा 4 + 24, तो आपने बोला अणुभार जितना भी आया वो आपको पता लग जाएगा, वो बटा 28। तो विषम अनुपातन अभिक्रिया में तो अलग अलग अंश का करते हैं, जबकि अंतः अणुक अभिक्रिया में जिसमें एक ही यौगिक के एक तत्व का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन हो, तो टोटल एन फैक्टर ऐड कर लेते हैं। बोलो समझ में आई नहीं आई बात, क्लियर हो गई बेटा बात। इसका एक एग्जांपल और बता दूं आपको, तो एक एग्जांपल और देख लो, क्लियर हो जाएगा। आपको दे दिया बेटा Cu2S चेंज हो रहा है, देखो कहां पे, Cu+2 में SO4-2, यहाँ पे S पे -2, Cu पे +1 आया। तो बेटा देखिएगा Cu+1 से +2, एन फैक्टर, एक इलेक्ट्रॉन, कितने परमाणु, 2, तो 2 आया। यहाँ पे S +6 में जा रहा है, तो एन फैक्टर -2 से +6, तो -2 से 0, 2, और 2 से 6, 8, तो इधर से इधर जाने में कितना चेंज हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने परमाणु, 1, तो कितना आया, 8। तो इसके लिए मैं बात करूं तो Cu2S का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणुभार बटा एन फैक्टर, तो 2 और 8 10। समझ में आ गई क्या बात। तो दो चीजें याद रखें, एक तो विषम अनुपातन अभिक्रिया जिसमें अलग अलग जोड़ते हैं, और एक अंतः अणुक अभिक्रिया जिसमें एन फैक्टर जोड़ के टोटल कर लेते हैं। तो बेटा ये आपके थे तुल्यांकी भार। जो तुल्यांकी भार मैंने बताए इतने याद कर लें, आपके मॉड्यूल में बहुत ज्यादा डिटेल में और अलग अलग रूप से समझा रखा है, आप इस चीज को ध्यान रखें, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, क्यों चिंता करते। समझ में आ गई बात। तो अब आपको इसके 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे आप लोगों की बेटा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, करूँ रफ बेटा ये, तो देख लेते हैं एक बार। चलो बेटा आगे। तो अब इसके 1-2 क्वेश्चन देख लो बेटा। आपके मॉड्यूल में एक्सरसाइज 6 देखें। आपके मॉड्यूल में जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसमें देख रहे हैं एक्सरसाइज 6 अभ्यास 6 के नाम से लिख रखा है। इसके क्वेश्चंस देखें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, इनको सॉल्व करना बता रहा हूं। एक्सरसाइज 6 में देखें, आपके 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखें एक्सरसाइज 6 में,
स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मॉड्यूल के पीछे होता है, स्टेज 1 2 3 4 तक है। जो अपनी थ्योरी है उसी में ही एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे रखी है, तो छठी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। इसमें देखे क्या बोला है, जब क्लोराइड आयन परक्लोरेट आयन में बदलता है तो क्लोराइड आयन का तुल्यांकी भार क्या होगा। बेटा Cl माइनस को बोलते हैं क्लोराइड आयन, ClO4 माइनस को बोलते हैं परक्लोरेट आयन। ये तो हो गया आपका क्लोराइड आयन, ये हो गया आपका परक्लोरेट आयन। तो मुझे इसमें Cl माइनस इसके तुल्यांकी भार की बात की है, तो आपने बोला तुल्यांकी भार इज इक्वल टू किसका, इसका। तो एन फैक्टर देख लो, इधर -1 है, इधर +7 है, तो -1 से +7 कितने का अंतर हो गया, 8 का। -1 से 0 और फिर 0 से 7, तो 7 और 1 8 का। कितने परमाणु, 1, तो कितना आया 8। तो बेटा कितना हो जाएगा इसका, इसका जब आप चेक करोगे तो बेटा 35.5 होता है इसका परमाणु भार या सूत्र भार, बटे एन फैक्टर कितना आ गया 8, तो 4.44 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका। तो ये एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्लोराइड आयन परक्लोरेट आयन में बदल रहा है, तो क्लोराइड आयन का तुल्यांकी भार क्या होगा वो हमने बेटा निकाल के देख लिया। समझ में आती है बात। इसके बाद बेटा इसी का देखते हैं आगे, और नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, एक्सरसाइज 6 का ही क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, अभ्यास 6 का। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जाता है, ध्यान रखें भाई। जलयोजित ऑक्जेलिक अम्ल तथा फेरस अमोनियम सल्फेट के तुल्यांकी भार क्या क्या होंगे। तो बेटा देखिएगा, जलयोजित ऑक्जेलिक अम्ल, बेटा ये होता है H2C2O4.2H2 और तथा फेरस अमोनियम सल्फेट, बेटा ये होता है आपका मोहर लवण। इसका फॉर्मूला FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4.6H2। डन। तो दोनों के तुल्यांकी भार देखने हैं बेटा, तो देखिएगा इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणु भार बटे एन फैक्टर। तो बेटा ये फॉर्मूला लगा दिया, अणु भार बटे एन फैक्टर। तो बेटा इसका अणु भार ऑक्जेलिक अम्ल का याद रखें 126 होता है, और एन फैक्टर मैंने इसका 2 बताया है। इसका एन फैक्टर कितना होता है 2, और इसका एन फैक्टर कितना होता है 1। याद करो, अभी बता के आया, क्योंकि ये C2O4 -2 CO2 में चला जाता है, तो एन फैक्टर 2, उसका एन फैक्टर 1। और यहां देखें तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा एन फैक्टर। अणु भार कितना है 392, एन फैक्टर 1, तो कितना आया 392 आया, इसका 63 आया। समझ में आ गई बात। तो ये 2 आपको रट के रखना है कि जलयोजित ऑक्जेलिक अम्ल का 2 और फेरस अमोनियम सल्फेट का 1 होता है। क्यों होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट में Fe+2 Fe+3 में जाता है, इसलिए एन फैक्टर 1 आता है, जबकि इसमें C2O4 -2 CO2 में जाता है, तो ये +3 से +4 में जाता है, तो एन फैक्टर 1 × 2 2 आता है, क्योंकि 2 परमाणु हैं भाई। समझ में आई बात। तो ये आपका एक्सरसाइज 6 का बेटा क्वेश्चन नंबर हमने देख लिया 4। डन। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। बेटा इसके बाद देखिएगा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लो चाहे, इसी का एक्सरसाइज 6 का, एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 6। आपको 2 अभिक्रिया दी है। पहली CuSO4 + Ki, तो उत्पाद बन रहा है, और दूसरी CuSO4
का वैद्युत अपघटन, यही दिए बेटा दो अभिक्रियाएं। तो बेटा इसमें पूछा है कि CuSO4.5H2O इसका तुल्यांकी भार क्या क्या होगा यदि इस तरीके से अभिक्रिया होती है। तो बेटा इसमें प्रोडक्ट याद रखें, यहां तो बेटा प्रोडक्ट मिलता है Cu2I2। तो देखो बेटा +2 से +1 में जा रहा है, n फैक्टर 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 आ रहा है। समझ में आ गई बात। CuSO4 का बेटा वैद्युत अपघटन कराते हैं। तो CuSO4 का वैद्युत अपघटन कुछ इस तरीके से होता है, कैथोड और एनोड मैंने बताया था वैद्युत अपघटन होता है। तो कैथोड पे अपचयन, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। तो बेटा अपचयन की मैं बात करूं किस तरीके से हो रहा है, तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन Cu में जा रहा है। तो बेटा ये 0 है, ये 2 है, तो n फैक्टर कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बेटा यहाँ पे इनमें तुल्यांकी भार की बात करें तो देखिएगा इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, अणु भार बटे n फैक्टर, और अणु भार मुझे बताया है कितना 249। तो 249 बटा 1 249 आएगा, ए का तो ये आंसर। इसमें देखो तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणु भार बटे n फैक्टर। तो बेटा अणु भार 249, n फैक्टर 2, तो ये कितना आएगा 124.5 आएगा ये आंसर। तो बेटा आपके आंसर आने चाहिए 249 और 124.5। तो बेटा तुल्यांकी भार के क्वेश्चन कठिन नहीं है, ध्यान रखें अणु भार बटे n फैक्टर। n फैक्टर का नाटक है जो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी, ये ध्यान रखो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया था, वो याद होना चाहिए। अम्लीय माध्यम में +7 से +2, क्षारीय माध्यम में +7 से +6 और उदासीन माध्यम में +7 से +4। अम्लीय माध्यम में n फैक्टर 5, क्षारीय माध्यम में n फैक्टर 1, उदासीन माध्यम में n फैक्टर 3। समझ में आती है बात बेटा। तो अभी तक हमने रेडॉक्स अभिक्रिया में बेटा ऑलमोस्ट सब चीजें पढ़ ली है। हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रहता है आयतनी विश्लेषण और शीट डिस्कशन। तो बेटा अपन अपने 3 लेक्चर बचेंगे, उनमें बेटा अपन एक तो टॉपिक और बाकी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। चिंता नहीं करनी है, शीट बेटा जितने हो रहे हैं उतने करो, बाकी बचे हुए 1-2 लेक्चर और लास्ट वालों में मैं आपसे वो करवा दूंगा। टॉपिक अपना आप छोटा सा बचा है। समझ में आ गई बात। तुल्यांकी सिद्धांत बेटा आपको अच्छे से आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको बताई है चीजें, ये बेटा आपको याद होनी चाहिए। डन बेटा, ओके। तो फिर बेटा बाकी की बातचीत अपन करते हैं कब, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।